रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बड़ी ख़बर का अब हम तज्जिया कर रहे हैं। वो ख़बर जो हमारा ख्याल था पिछले चंद हफ्तों में शायद न बन पाए या वैसे न बन पाए जैसे बनी, कहीं ना कहीं कोई सुकम रह जाए, कोई कमी रह जाए, कोई तनाज़ा रह जाए। अब लगता यूँ है कि सब की नज़रें जो इस मुआहदे के ऊपर लगी हुई थी उन नज़रों ने काम दिखाया और अब हकीकत में ये डील हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। हतमी तौर पर इसको जिनेवा के अंदर साइन होना बाकी है, लेकिन दोनों अतराफ से जो बयानात आ रहे हैं उससे वाज़ेह है कि तशरीहात के अंदर इख्तलाफात से कता नज़र ये डील अब हो चुकी। इसको ई साइनिंग भी किया जा चुका। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने कहा कि हमने पैसे रिलीज़ किए बगैर ई साइनिंग कर दी। ईरान की तरफ से भी जो बयानात आ रहे हैं उसके अंदर ये कहा गया कि माइनर डिफरेंसेस हैं एक सेक्शन के अंदर, उसके अलावा हतमी तौर पर हमारा इस डील से मुतल्लिक जो रवैया है वो यही है कि इट्स अ डील ऑफ ऑनर। ये मुआहदा होगा एक ऑनर का। और साथ ही उन्होंने अपनी कौम को मुबारकबाद दी, शोहदा को कॉम्प्लीमेंट किया और ये बताया कि कैसे उन्होंने नई तारीख़ रकम की। वाक़तन इस वक्त जो हम विटनेस कर रहे हैं वो तारीख़ के अहम तरीन मोड़ों में से एक है। सिर्फ एक मुआहदा नहीं है, इसके साथ ताकत के तवाज़न बदल रहे हैं। अमेरिका की जो धाक बैठी हुई थी दुनिया भर में, उसको अमेरिका के अपने तज्जिया निगारों के मुताबिक बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, बहुत सारे ऐसे मामला जो दिहाइयों से चले आ रहे थे। सैंक्शंस का मामला है, ईरान की जो इकॉनमी है ग्लोब के अंदर इंटीग्रेट कैसे होगी, उसके आइसोलेशन का मामला है, उसके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगते थे वो मामला है, और साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक, मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक, और जो कहा जाता है कि उसकी प्रॉक्सीज़ हैं दुनिया भर में, उनको कैसे डील करें। वो तमाम मामलात इकट्ठे नहीं लेकिन पै दर पै तय होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम मामलात का तजिया करेंगे। बहुत बड़ी खबर है, आप तारीख़ को बनता हुआ देख रहे हैं और जो तारीख़ बन चुकी थी उसको बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया जी। अहमद हसन अल अरबी माहर बैनुल-अक़वामी अमूर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, साहिब किताब है, और उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है जो मैं भी जिसका जिक्र हो रहा था कि जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले ये कह दिया था कि एक मुल्क है और एक शख्स है जो इस जंग को रुकवा सकता है। मुल्क का नाम पाकिस्तान है और शख्स का नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आपका बहुत शुक्रिया जी। अब ये पता नहीं आपने अच्छे जुमले उस वक्त कह दिए थे, ये तुक्का बैठ गया या तज्जिया बैठा, इसका हम आपसे एक रिफ्लेक्शन लेंगे। हमें प्रोफेसर अदील मलिक जो इस वक्त तो कायरो में हैं लेकिन UK में बेस्ड हैं और ग्लोबल फेलो हैं इन इकोनॉमीज़ ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज़, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। न्यूयॉर्क से हमें आयज़ा इरफान सहाफ़ी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अगर आयज़ा लाइन पर हैं तो आप सबकी इजाज़त से उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल ले सकते हैं। अब आयज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ताज़ा तरीन सूरत हाल तो वही है जैसे आपने अपने इब्तिदाई में भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो चुके हैं और सदर ट्रंप इस वक्त फ्रांस में हैं G7 के इजलास में शिरकत करने के लिए। अभी उनकी सदर मैक्रॉन से मुलाकात हुई है, उसमें उसी दौरान ये खबरें सामने आई कि इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो गए। ईरान ने भी इलेक्ट्रॉनिकली इस पर साइन कर दिया है और इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ और एक बहुत ही अच्छा दिन है। और स्पेशली अगर मैं अमेरिका में रहने वाले लोगों के हवाले से बात करूं तो शायद अब एक जो आवाम में बेचैनी थी इन्फ्लेशन की वजह से, बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से, और वो बहुत हद तक सेटल होती हुई नज़र आएगी अगले कुछ दिनों में। हमें ऑयल मार्केट्स जो हैं उनमें बहुत तब्दीली नज़र आई, ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं। सारे वॉल स्ट्रीट के सारे जो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें हमने देखा है कि बेहतरी आई है कल से, जब से ये मामला शुरू हुआ है, और आज सुबह बहुत बेहतरी देखी गई है। तो आई एम श्योर कि ये सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और ये पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए खुसूसी तौर पे, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और पाकिस्तानी अमेरिकन से बहुत रब्ता रहता है, उनमें एक बड़ा हौसला अफजा है उनके लिए कि यहाँ पे अब हमारे लिए सर उठा के जीना और सीना तान के कहना कि हम लोग दुनिया के इस आलमी स्टेज पे एक बड़े नुमाया मुल्क की तरह खड़े हैं और हम पाकिस्तानी हैं। It's quite a proud moment for Pakistan and it's a great moment for the whole world. ये आपने ज़बरदस्त बात की। जो अमूमी ये ज़ाविया है कि जो मुल्क की अपनी सफारती कामयाबियां हैं
या मुआशी कामयाबियाँ हैं या कोई भी तमगा है उसके पास, वो जो एक्सपैट कम्युनिटी है उसके लिए कितना अहम होता है। मैं इसके ऊपर आपसे अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन क्विक राउंड में अपने बाकी तज्जिया निगारों से ले लूँ। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अमूमन हम खबर ब्रेक करते हैं, लेकिन इस मरतबा वज़ीर आज़म ने यह खबर ब्रेक की। आई थॉट ट्रंप किसी और को ये ना खबर ब्रेक करने दे क्योंकि उसको शौक है कि तमाम ऑल आइज़ ऑन मी, लेकिन वज़ीर आज़म ने खबर ब्रेक की जिससे हमें पता ही चलता है कि पाकिस्तान थ्रू आउट मिनट बाय मिनट इस प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ था। देखिए, पाकिस्तान अब दो चीज़ों में इस्टेब्लिश हुआ है इस डील के बाद। एक एज अमन साज मुल्क यानी पीस मेकर, और दूसरा एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे। और अमन साज तो पूरी दुनिया के लिए है, सिक्योरिटी पार्टनर खित्ते के लिए ज़्यादा है, लेकिन आने वाले सालों में जो हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम आमतौर पे कंजूसी करते हैं अपने लीडरों की तारीफ़ करने में, क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है, लेकिन ये कि ये एक तकरीबन मोजज़ाती टर्न अराउंड है एक पराया स्टेट से एक पीस मेकर और ट्रांसफॉर्मेशन तो है। लेकिन मैं सिर्फ इस पर थोड़ा सा हैरान हो रहा था कि ट्रंप की आदत है कि हर चीज़ को अपनी तरफ वो खींचता है, और ये एक ऐसा ये लम्हा एक ही मरतबा आना था, किसी ने डील अनाउंस करनी थी। आई थॉट कि वो ये एक्नॉलेजमेंट है। देखिए, एक्नॉलेजमेंट दो चीज़ों की एक्नॉलेजमेंट है। एक तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो रोल है वो ईरान के साथ जो ख़ास ताल्लुकात डेवलप हुए पिछले साल, जब जून में इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उस वक्त पाकिस्तान ने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया कम्युनिकेशन का। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है और जो बड़ी अहम है कि इस सारे प्रोसेस में मैं फिर कहूँगा कि एक्नॉलेज करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को और जनरल आसिम मुनीर को। उन्होंने बहुत गुफ्तगू कम की इस सारे मामले में। उन्होंने बहुत मोहतात डिप्लोमेसी की, और ये डिप्लोमेसी ऐसी थी जिसमें उन्होंने अपनी राय नहीं दी कि हमारे ख्याल में ये होना चाहिए और तुम ये कर लो और तुम वो कर लो। उन्होंने इस जो रियल प्रोसेस था मीडिएटर का, या अंग्रेजी में कहते हैं ऑनेस्ट ब्रोकर का किरदार अदा किया, और वो जो ऑनेस्टी है आई थिंक उसके एक्नॉलेजमेंट है जो एक्टिव ब्रोकर, सिर्फ ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं थे, मतलब सिर्फ एक्टिव ब्रोकर भी थे। एक्टिव ब्रोकर जब महसूस हुआ पाकिस्तान को कि मामलात जो हैं वो खराब तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप देखिए ना, एक बहुत अनयूजुअल आई थिंक सारे प्रोसेस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो तेहरान का दौरा, दैट वाज हाईली अनयूजुअल, लेकिन बहरहाल उसके रिजल्ट्स हमारे सामने। आपने अरवी साहब सारी टीम को नहीं आइडेंटिफाई, आपने एक बंदे को आइडेंटिफाई, वो क्या था जरा वो बताएं। नहीं, देखिए इसमें साहब जो सिचुएशन थी उस वक्त, जिस वक्त अटैक हुआ था यूएस और ईरान की जो सारी जंग चल रही थी, उसमें जब पीस और नेगोशिएशंस की बात होना शुरू हुई तो उस वक्त ईरान ने कहा कि हमने सस्टेनेबल पीस की तरफ जाना है। अब जब आप सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं तो आप एक कन्वेंशनल सीज फायर की सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, आप एक लार्जर री इमेजिनिंग ऑफ सिक्योरिटी एपरेटस ऑफ मिडल ईस्ट की बात कर रहे होते। ठीक। अब उसमें मिडल ईस्ट हैज़ ऑलवेज बिन क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, इसमें पूरी दुनिया का स्टेक है और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का, इसमें यूएस का स्टेक, इसमें चाइना का स्टेक, इसमें रशिया का स्टेक, इसमें पूरी मुस्लिम दुनिया का स्टेक, इसमें सऊदिया ईरान एंगल है, इसमें यूएस चाइना एंगल है। इन तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज के दरमियान में देयर इमर्जेस अ कंट्री, एक मुल्क है और एक उस मुल्क की लीडरशिप है जो कि जिन्होंने अभी मई के अंदर अपने आप को साबित किया एक साल पहले कि वो किस तरीके की क्रेडिबिलिटी उनकी क्या है। और उस सारी सिचुएशन में ईरान सऊदिया के आपस में इख्तलाफात हैं, पाकिस्तान को लेके दोनों सेंसिटिव है। चाइना रशिया और अमेरिका के इख्तलाफात हैं, पाकिस्तान को लेके दोनों सेंसिटिव है। इस वजह से इट वाज स्ट्रक्चरल सराउंडिंग थी सारी सिचुएशन की। तो पाकिस्तान जो है कहते हैं यूनिकली पोजीशन था, इस वजह से। लेकिन अभी हम जरा ये देखें, ऐड कर दूं, यूनिकली पोजीशन हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, हमारी न्यूक्लियर डिटरेंट की वजह भी है कि यहाँ ये वाहिद मुल्क है जहाँ ईरान के इमायदीन बगैर इस खौफ के आ सकते थे कि उन पर इसराइल हमला नहीं करेगा। जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अभी मैं प्रोफेसर अदील साहब डोनाल्ड ट्रंप का बयान देख रहा हूँ जो बीबीसी ने कोट किया है, और प्रेसिडेंट साहब फरमा रहे हैं कि अमेरिकी जो मुआहदा हुआ है ईरान के साथ, अगर ताल्लुकात में बेहतरी ना आई, ईरान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ अगर उनमें बेहतरी ना आई तो सूरत हाल दोबारा उसी मुकाम पर जा सकती है जहाँ से हालिया कशीदगी का आगाज़ हुआ था। तो इसको कह रहे थे बाज़ तज्जिया निगार 60 डेज़ कर्स, यानी 60 दिन का उन्होंने लगाया हुआ है इसके ऊपर कि जी हालात बेहतर हों, आप न्यूक्लियर मामलात के ऊपर भी मुआहदा करें और फिर हम देखेंगे। सो इन अ वे लगता है कि शायद मुआहदा तो हो गया और सेरेमनी भी हो जाएगी, पाकिस्तान उसको होस्ट भी कर रहा है, बिग अचीवमेंट्स, लेकिन आपको लगता है कि बीच में कहीं पर घाटियाँ भी हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए अगर परेशानी नहीं करनी चाहिए तो?
देखिए, मेरे ख्याल में ये जो जंग हुई, इसकी सूरत में ईरान ने एक नई तरह की डिटरेंस इस्टेब्लिश की है। सब तक एक सुपर पावर के और इसराइल के अटैक्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। इसके नतीजे में जो तब्दीलियां आई हैं वो सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं, बल्कि नेतन्याहू का जो प्लान था मिडल ईस्ट के लिए, वो पहली मर्तबा आप देखें इराक हुआ, उसके बाद लिबिया हुआ, सीरिया हुआ, इन सब के बाद पहली मर्तबा एक चेकमेट में नेतन्याहू आए। इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि इसराइल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनली, अमेरिका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी। तो वो हद्दुल वसा कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई दरार डाली जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो स्ट्रगल है वो ईरान यूएस से निकल के इसराइल और उसके वेस्टर्न पार्टनर्स के दरमियान स्ट्रगल अब शुरू हो चुकी है। अब आप देखें कि आज जर्मन प्रेसिडेंट ने भी, सब ने फ़ौरन वेलकम किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना जल्दी आप इस डेवलपमेंट को वेलकम करें उतना ज़्यादा रोल बैक करना मुश्किल होगा। इसराइल के अंदर जो अपोजिशन है वो इंतखाबात भी होने लगे हैं, वो ऑलरेडी नेतन्याहू की इस पॉलिसी को फेल पॉलिसी करार दे रहे हैं। ये आप जहन में रखें कि JCPO के नतीजे में जो फाइनेंशियल रिलीफ मिलनी थी, उसकी बात अब तकरीबन इतनी तमाम तबाही के बाद वहीं पे बात पहुंची है और फाइनेंशियल रिलीफ मिलना शुरू हो गई है, इससे पहले कि न्यूक्लियर डिस्कशन शुरू हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो डेवलपमेंट है वो, जिसको हम इजराइल लॉबी कहते हैं, इट विल नॉट accepted laying hands down, वो इसकी पूरी रेजिस्टेंस। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी डैनियल लेवी जो है, जो US मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट का हेड है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि इसराइल के पास बहुत सारे ऐसे हथियार, सफारती और मिलिट्री और अस्करी मौजूद हैं जो वो इस्तेमाल करना चाहेगा इस डील को स्कटल करने के लिए। तो मैं ज़रा अमेरिका से आयज़ा साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो इसराइली इन्फ्लुएंस है, अभी प्रोफेसर अदील ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पहली मरतबा आपको नज़र आया, लड़ाई ईरान के साथ शुरू हुई लेकिन आखिर में गालियाँ नेतन्याहू को निकाल रहे थे, लेकिन नेतन्याहू बाज नहीं आया। तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के हाथ तो नेतन्याहू नहीं आने का। ये जो फियर है कि इसराइल किसी भी वक्त इसको स्कटल कर सकता है या कुछ ऐसी हरकत कर सकता है कि ये डील मंडे ना चढ़े, डील की बेल जो है, ये कितना रियल है न्यूयॉर्क में जहाँ पे आप बैठी? देखिए, जब यहाँ हम बात करते हैं मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से, जर्नलिस्ट से या डिप्लोमेट्स को सुनते हैं, तो हमें यही सुनने में आता है कि पहले स्टेप पे ये अगले 4 दिन ही पहले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, बहुत कुछ चेंज हो गया है। अमेरिका में बैठे हुए अमरीकी सदर का इजरायली सदर के बारे में ऐसे बयानात देना, ऐसी खबरें आना कि उन्होंने उनको फ़ोन पे बुरा भला कहा, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। दुनिया को तब्दील, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अमेरिका के जो पॉलिटिकल होराइजन है उसके ऊपर इट्स अ बिग शिफ्ट। और ये तब्दीली हम आवाम में पहले से देख रहे थे, लेकिन शायद अब डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो गया कि जिस जंग में वो इजराइल के साथ एंटर हुए थे, आखिर में वो अकेले रह गए उसमें, और उसी वजह से उन्होंने इस तरह के रिएक्शंस दिए। और लगता यही है कि इजराइल इस सारे मंसूबे को जो अगले 60 दिन में चलना है, पहले ये 4 दिन इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं इजराइल क्या करता है, क्योंकि इजराइल का जो एक ग्रेटर इजराइल प्लान है उसके अगेंस्ट, उसकी तरफ सिर्फ नेतन्याहू ही की कोशिशें नहीं है, इजराइल के बाकी पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी उसी सिमत में कुछ ज़्यादा फोर्स से, कुछ कम फोर्स से जाना चाहते हैं। तो एक बात तो ये है कि ये पहले 4 दिन, उसके बाद अगले 60 दिनों में इजराइल हर मुमकिन कोशिश करेगा, ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि इस डील को सबोटाज करे, क्योंकि अदरवाइज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इजराइल, स्पेशली नेतन्याहू जिनका अभी इलेक्शन भी सर पे आन खड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका जो है इसमें पूरी कोशिश करेगा। देखिए, हर मुल्क की अपनी वो है ज़रूरतें हैं। जैसे अगर बात करें तो अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि अब मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, इकोनॉमी का बुरा हाल हो रहा है, बज़ाहिर वो जो भी बयानात देते रहे हों, उन्हें इवेंचुअली इस चीज़ पे आना पड़ा कि वो नेतन्याहू को कॉल आउट करें ओपनली और उनको कहें कि ये हरकतें बंद करें। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के अमेरिका की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, होल्ड योर पॉइंट, अगर आप इसी पे रुक जाइए, ये अहम नुकता जिससे मैं ट्रांजिशन करके एक अहम सवाल पे जाना चाह रहा हूँ। ज़रा इसराइल के ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन रबी साहब, इसके ऊपर भी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये सारा मशरिक़ वस्ता जिसको री इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन बाज़ तजिया निगारों का ख्याल है कि मशरिक़ वस्ता तब्दील नहीं हुआ, ईरान तब्दील हुआ है, ताकत के लिहाज से, अपनी इस्तकामत के लिहाज से। और बहुत सारे मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं जिनका ख्याल था कि ईरान को नथ डालनी चाहिए,
वो परेशान है, उतने नहीं जितना इसराइल है, वो भी परेशान है। सो इन अ वे क्या वाक़तन मशरिक़ वस्ता तब्दील हुआ है या ईरान की जो बारगेनिंग की पोजीशन है वो तब्दील हुई है? ये देखें, अमेरिका की एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गुजरी कॉन्डोलीज़ा राइस, उसकी एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट थी। उसने कहा था दीज आर बर्थ पैंग्स ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन मिडल ईस्ट में एक नई तहज़। सो इस वक्त देखें, जब इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया था तो उसके बाद अमेरिका की जो सिक्योरिटी गारंटीज थी उनमें तब्दीली आ चुकी थी, मिडल ईस्ट के अंदर परसेप्शन में तब्दीली आ चुकी थी। अभी भी जो ईरान और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है जिस तरीके से बेहतरी की तरफ जा रहा है, अभी जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी फरमाया $38 ट्रिलियन का अमेरिका पे कर्ज है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह के आया था कि मैं मिडल ईस्ट से अपने पैसे निकालूंगा, मिडल ईस्ट से अपना फुटप्रिंट श्रिंक करूंगा। और अगर ये जो सारा चीज़ हो रही है ईरान के साथ, जो अमेरिका के मामला अगर बेहतरी की तरफ चले जाते हैं और अमेरिका अपना फुटप्रिंट श्रिंक करता है तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी वैक्यूम पूरे मिडल ईस्ट में बनेगा। और उस सिक्योरिटी वैक्यूम को कोई ना कोई इंडिजिनस पावर्स जो हैं या उनका एक ब्लॉक, जो सऊदी अरब होगा, वो कतर होगा, वो यूएई होगा, वो ईरान होगा, इसराइल होगा, तो ये तो कंपटीशन सख्त होगा, ये तो बड़ी लड़ाई होगी। देखिए हुआ ये है कि 27 फरवरी 2026 तक ईरान एक कमज़ोर विकेट पर अमेरिका से मुज़ाकरात करता है, क्योंकि उसके अंदरूनी तौर पर खलफचार था, उसकी इकॉनमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गई थी, वेरी हाई इन्फ्लेशन। अब क्या हुआ, देखिए ये इस जंग ने ईरान को 2 नए हथियार दरियाफ्त करवाए हैं जो उसके पास नहीं थे 27 फरवरी तक। एक कि वो आबना हुर्मुज़ ब्लॉक कर सकता है बग़ैर किसी बड़ी बहरिया के। दूसरा, चंद हमलों से जो अरब ममालिक में उसके जो हमसाए हैं उनके ज़रिए वो पूरी दुनिया की इकॉनमी को मफलूज कर सकते हैं। ये 27 फरवरी तक ये बात जाहिर नहीं हुई थी। अगर जब मैं सिर्फ इजाफा कर दूं बहस में, बात को आगे चलाने के लिए, अमेरिका के अंदर जितनी भी वॉर गेमिंग हुई इस वक्त और इससे पहले कि ईरान पर हमने हमला किया तो क्या होगा, तो उसके अंदर जो दूसरे नंबर पर अहम तरीन नुकता था वो कहता कि इन्हें आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देना है। लेकिन तो डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं तब्दीली क्या आई, देखिए तब्दीली क्या आई कि अमेरिका अपनी तमाम अस्करी ताकत आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये हकीकत है, दिस इज द ट्रू फैक्ट। सबका ये ख्याल था कि आपने हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए जो इतना क्रूशल वो है, द अमेरिकन नेवी विल स्टीम इन, बहुत बड़ा तबाही मचा देंगे, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही चीज़ है जिसे कहते हैं कि अमेरिका जो है दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता रिसीड कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, कि उसने ये बात एक्चुअल साबित हो गई जंग में कि वो, बल्कि मैंने शायद आपके प्रोग्राम में या आपके नाज़रीन को याद भी कराया कि अभी जंग के ऐन दरमियान उन्होंने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से निकाला। ठीक है, निकालना पड़ा उनको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहां जो तब्दीली आई वो ये कि ईरान ने नए वेपन्स डिस्कवर किए। अमेरिका अपनी पॉलिसी को अपने हथियारों के जरिए एनफोर्स करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये एक नया मिडल ईस्ट उभरा है जिसमें अब अमेरिका का उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो वहां से तेल नहीं खरीदता, वो उससे गैस नहीं खरीदता, और वो उसको वहां से अपनी एनर्जी सप्लाई कायम रखने के लिए, अपनी फायर पावर इस्तेमाल करने के लिए भी, यानी अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार। बैक टू द डील, डॉक्टर साहब अगर मैं आपके पास आऊं, ये फरमाइएगा कि अभी तक तो उसका मतन सामने नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि जुमे के रोज़ ये मतन सामने आ जाएगा, और उसने इस बात का भी जिक्र किया कि हो सकता है मैं वहाँ पर ना जाऊँ, जेडी वैंस उसको साइन करे। आपने जो अभी तक पब्लिकेशंस आई हैं उनके अंदर डील के कुछ खतोखाल देखे होंगे, आपको इसके अंदर कोई बड़ा कमज़ोर चेन में कोई लिंक नज़र आता है कि भाई अगर ये है तो हो सकता है ये मामलात वैसे ना चलें जैसे हम सबकी तवक्कुआत है? मेरे ख्याल में डील तो साइन हो जाएगी, और जो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ है वो भी वो सेसेशन जारी रहेगी, यानी मज़ीद यानी जंगबंदी का पीरियड एक्सटेंड होता रहेगा। लेकिन इसमें 2 पहलू ऐसे हैं कि जिनके ऊपर थोड़ी सी नाजुक पहलू है। पहला ये है कि जो लबनान के ऊपर कहा गया, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली अपने ट्वीट में कहा कि इसमें लबनान शामिल है, और लबनान में इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया गया। लेकिन आज इजराइल ने एक लबनान में, साउथ लेबनान में ड्रोन के ज़रिए एक किसी को गाड़ी में मारा, और ये भी कहा कि हम यहाँ से फ़ौजें वापस, उनका इनखला अभी नहीं होगा। तो लबनान अभी एक ओपन फ्रंट है, और वो किस हद तक नेतन्याहू उसको इस्तेमाल करता है टू डिसरप्ट, ये देखा जाएगा। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ये जो पहले थोड़े बहुत पैसे आएंगे जो फ्रीज़ हुए थे पैसे,
यूएई में, और बाकी वो तो कुछ रकम अदा भी की गई और बाकी अदा की जाएगी। लेकिन जो सैंक्शंस रिलीफ है जिसका बहुत बड़ा असर होगा ईरानी मईशत पे, वो मसला जुड़ा हुआ है न्यूक्लियर निगोसिएशंस के साथ। और उसमें फिर जाहिर है मुख्तलिफ पार्टीज के पास ज़्यादा रूम होता है, खासतौर पर वेस्ट के पास रूम होगा कि वो उसको डिले करे और सैंक्शंस की जो रिलीफ मिलनी है उसको डिले करे। तो ये दो ऐसे पहलू हैं कि जिसमें मेरे ख्याल में नाजुक पहलू हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी डिटर्मिन होनी है एज वी मूव अलॉन्ग। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके तो जो बड़े मामला उसके ऊपर फोकस करेंगे। याद रखें कि इस जंग का आगाज़ इस बुनियाद पर किया गया बज़ाहिर कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस कर देना है, और ईरान के पास कोई सलाहियत नहीं छोड़नी कि किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सके, और जो यूरेनियम इनरिचमेंट की उसको सहूलत मुहैया है एनपीटी का सिग्नेटरी होने के बावजूद उसको भी हमने नहीं छोड़ना। तो मुकम्मल तौर पर उनको न्यूक्लियर तवानाई से आरी कर देना है। जो पिछला मुआहदा हुआ था उसके अंदर थोड़ी सी प्रोविज़न रखी गई थी, न्यूक्लियर बॉम्ब ज़ाहिर वो नहीं बना सकते थे, लेकिन इनरिचमेंट का मामला था। उस वक्त तक जंग नहीं हुई थी, उस वक्त तक ईरान के जो इनरिच्ड यूरेनियम के ज़खायर हैं वो सैकड़ों फुट नीचे दबे नहीं हुए थे, उस वक्त बड़े बड़े हमले नहीं हुए थे। अब ये मामलात पहाड़ की तरह सामने खड़े हैं। तो जिनेवा में जब पाकिस्तान होस्ट करेगा इस बड़े इवेंट को, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम के अगले हिस्से में। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा मुआहदा जो जिनेवा में हतमी तौर पर साइन होने वाला है। ई सिग्नेचर्स इस मुआहदे पर हो चुके हैं, इसकी तशरीहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका से जो पैगामात आ रहे हैं वो बहुत मुस्बत हैं, और लगता है कि दोनों ने सोच समझ के पाकिस्तान की मीडिएशन के साथ जो डील की है उसको वो ऑनर करेंगे। आयज़ा साहब, अगर मैं आपके पास आऊँ, मैं जेडी वैंस का एक आपको क्लिप सुनवाना चाहता हूँ उर्दू तर्जमे के साथ, जिसमें वो ऑलमोस्ट डेस्परेटली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने कोई पैसे वैसे नहीं दिए। तो अमेरिका के अंदर जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है, जिसको ट्रंप ने ये बारहा बताया कि बैरक ओबामा ने ये गंदी डील की थी, मैं उस डील से बहुत अच्छी डील करूँगा, और फिर उसने ये भी कहा कि बैरक ओबामा ने भर भर के झोली पैसे दिए थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी कितनी अहम है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो आज़ाद साहब ऑलमोस्ट डेस्परेट है ये बताने के लिए कि भाई नहीं अभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। जी बिल्कुल और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इसी जो टॉक थी उनकी सीएनबीसी के साथ, उसके बाद मैं सुबह सुन रही थी ब्रायन मैस्को जो रिपब्लिकन है और हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयर हैं, और उनका भी ये कहना था कि जी वो जो उन्होंने कहा कारकर्दगी की बुनियाद पे परफॉर्मेंस बेस्ड है, कि अगर ईरान अपने किए हुए वादों पे पूरा रहता है, ईरान एक अच्छा बच्चा बन के सारे काम करता है, तो फिर हम जो है हो सकता है हम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। यकीनन JCPO की जो डील थी उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बहुत तनकीद करते रहे, और गुज़िश्ता हफ्ते सदर बारक ओबामा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जी मुझे नहीं लगता ये उससे अच्छा कुछ कर पाएंगे जो हमने किया था। तो ये एक जाहिर है एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे है, लेकिन जो बज़ाहिर कहा जा रहा है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड डील है, और हम ये देखेंगे ईरान की जो पोजीशनिंग नज़र आ रही है उसमें तो ये लगता है कि ईरान को कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे और इनको देने पड़ेंगे। अब ये उसको क्या कैप्सुलेट किस चीज़ में करते हैं, किस शेल में बंद करके लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि देखिए इस जंग में आने के बाद से जो मेगा का बेस है सदर ट्रंप का, और जो उनके वोटर बेस है उसमें बड़ा अनरेस्ट था। और आपके अगर आप मुझे इजाज़त दें तो दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगी आपकी जो पिछली ब्रेक से पहले बातचीत हो रही थी और हमारे जो गेस्ट ने बात की। एक तो ये कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम यूनिक पोजिशनिंग की बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि पाकिस्तान का जो हर कंट्री जो है अपनी स्वॉट एनालिसिस करता है ना, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस का। तो पाकिस्तान ने अपनी जो डिप्लोमेटिक पावर है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया और बहुत अच्छा लेवरेज लिया। अब ये लेवरेज आज या इस डील खत्म होने के बाद खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान इट हैज़ टू गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि अब जो पोजीशन पाकिस्तान की एक डिप्लोमेसी में बन चुकी है इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान को बहुत सी जगहों पे फ़ायदा देगी, नंबर 1। नंबर 2, जो वो बात कर रहे थे कि इस डील को, जी आप कुछ कंटिन्यू करें, सॉरी अगर मैं लंबी बात। जी अब होल्ड योर पॉइंट। मैं दरअसल प्रोफेसर अदील साहब के ऑनर में आज वहाँ पर एक डिनर है, तो हम नहीं चाहते कि वो डिनर मिस करें, उन्होंने जाना भी है। तो प्रोफेसर साहब क्विकली अगर आप बताइएगा कि वाक़तन अमेरिका की बड़ी सुबकी हुई है तमाम तर कोशिश के बावजूद
फ्रैंकली ना इसराइल उनकी बात सुनता है, ना ईरान उनकी बात सुनता है। मीडिएशन के लिए उनको पाकिस्तान की तरफ आना पड़ता है। पाकिस्तान उनको कितनी मतलब ऑफ रैंप ऑफ़र किया जब वो मुश्किल में फंस गए थे, पैसे कोई और दे रहा है। तो अमेरिका ने इस जंग में से क्या खोया, क्या पाया? क्विकली। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जो अपना उसका इमेज था इनविंसिबिलिटी का मिडिल ईस्ट में, वो बड़ी हद तक खो दिया है। और ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं उनमें ये तासुर उभर रहा है कि हम सिर्फ अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकते। उनके बहुत महंगे हथियार लेते हैं कि जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के नतीजे में वो हमारा दिफा नहीं कर सकते। तो जो अब गल्फ में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक मार्केट है, वहाँ उनके वेपन्स बिकते हैं, गल्फ का पैसा अमेरिका में आके इन्वेस्ट होता है। तो गल्फ में जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो परमानेंटली डैमेज हो गए हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि ताकत अक्सर वो होती है जो दिखाने की हो, इस्तेमाल ज़्यादा ना की जाए। अब जब इस्तेमाल होगी तो आप देखें कि बहरीन से लेके इराक और सऊदी अरेबिया, इन तमाम ममालिक में जो अमरीकी बेसिस थी वो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज्ड हो गई थी। ये भी बहुत बड़े एक डेंट है इंटरनेशनल उस पर। और जो यूरोप है, यूरोप एक जो JCPO में बहुत ज़्यादा उसने अहम रोल प्ले किया। इस मरतबा भी यूरोप ने कहा कि भाई हमने इतनी मेहनत की, कई महीने लगाए, 6-7 महीने लगा के वो डील की, आपने उसको एकदम से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, अब आप खुद करें, इसको मैनेज करें। तो अमेरिका के लिए ये जो एक पोस्ट रूल बेस्ड ऑर्डर सो कॉल्ड जिसको कहा जाता है, काफ़ी बड़ी सुर्खी है। जो आपका पहला सवाल था मोहतरमा से, बड़ी सुर्खी है, रखें कि जी गो अहेड। जी, डोमेस्टिक जो ऑडियंस है ना अमेरिका की, वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करेगी। जो थिंक टैंक और लॉबीज है वो केयर करेंगी कि अब ईरान को पैसा मिल रहा है। डोमेस्टिक ऑडियंस अमेरिका की जो है वो इकोनॉमी को करेगी, और मिड टर्म इलेक्शंस के अराउंड जो बात आ रही है उसके ऊपर होगा। वो ज़्यादा उसका असर इसके साथ नहीं होगा। जहाँ तक ईरान की आखिरी सूरत हाल है उसमें हमेशा से ये I have to leave it there, प्रोफेसर साहब, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद मैं खुर्रम साहब से, रबी साहब से भी बात करूँगा कि इनके हतमी ख्यालात क्या हैं कि आने वाले दिनों में किन चीज़ों के ऊपर हमें बिलखुसूस नज़र रखनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ज़रा मुस्तकबिल करीब की बात करेंगे। अरबी साहब फरमाइएगा, फिर अब जिनेवा के अंदर जो मेज़ बिछाए जा रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए 3 दिन मौजूद है, तो इसमें आपको लगता है कि कोई गड़बड़ हो सकती है? आपके ख्याल में अब इट्स प्रीटी मच सेट इन स्टोन? देखिए, सर्टेनिटी के साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड पे रियलिटी और सिचुएशन है वो ये है कि डील जो है वो साइन हो चुकी है। जो पिछले कोई तकरीबन 2-1 माह से जो सारी एफर्ट्स हो रही थी, जो स्पॉयलर्स ने जितना अपना जोर लगाना था उन्हें भी लगा लिया, मीडिएटर्स ने जिस तरीके से उसको नेविगेट करना था उन्होंने भी कर लिया, और अब आई थिंक ये जो डील है ये साइन हो जाएगी। इसको उस तरह का कोई थ्रेट नहीं है जिस तरह का आपसे 1 महीना या 2 महीने। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान होस्ट कर जिनेवा में, वही थॉट कि हम इस्लामाबाद में करेंगे होस्ट। अच्छा, इस पे 2-3 चीज़ें। एक तो ये अनॉमली नहीं है, ये एक सेट पे ऑस्लो अकॉर्ड के अंदर सारा ग्राउंड वर्क कहीं और हुआ था और ऑस्लो के अंदर वो हुआ था। उसके बाद जो निगोसिएशंस और पीस वर्क हैं, जो जनेवा है उसकी अपनी एक लीगल सैंक्टिटी है, वो यूएन को भी लूप इन करता है और थ्रू यूएन वो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को करता है। यूरोप वाली आप अभी बात कर रहे थे, वो यूरोप को भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर पार्टी बना लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान एक रीजनल डोमेन से आगे जाके यूरोपियन सॉइल पे दुनिया की तारीख की बड़ी पीस डील को होस्ट कर रहे हैं। ये वाकई एक बड़ी बात है। वैसे इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो ये भी दिल में आधा शुक्र अदा कर रहे होंगे, शायद पूरा शुक्र अदा कर रहे हो कि ये ना होता कि यहाँ पे होता तो 6 दिन के इस्लामाबाद में फिर बंद हो जाना था। जिनेवा वैसे ही बंद है, वहाँ पे तो वो इतने एहतजाज मैं देख रहा था चल रहे हैं। तो बस दलता एक और चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा अपनी बात में कि मूवी जिस तरह होती है ना, उसको डायरेक्ट एक डायरेक्टर अपने स्टूडियो में करता है और उसके बाद फिर उसकी स्क्रीनिंग किसी थिएटर में होती है। तो डायरेक्टर इसका पाकिस्तान है, स्क्रीनिंग जिनेवा में होती है। स्क्रीनिंग ये बात बड़ी वाज़ेह है जी कि ये डील सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए, जितने भी संजीदा मामलात थे वो कहते हैं ना किक डाउन द रोड कि जी न्यूक्लियर का इशू, सैंक्शंस के इशू, वो सब कुछ आगे चला गया। इस वक्त सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ खोलने का इशू है। और उसकी वो एजेंसी क्या है? एजेंसी असल में ये एक और ख़बर कहीं और से दुनिया में उठी है कि दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो 3.5 महीने की जंग के बाद बहुत हद तक ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा इससे पहले कि जो तेल की कीमत है वो 100 से 150, 125, 200 जाती, सदर ट्रंप ने बेहतर समझा कि मुआहदा हो जाए।
और पाकिस्तान अब होस्ट करके एक तारीख रकम करें? नहीं, पाकिस्तान की तो देखिए, पाकिस्तान की तारीख बल्कि अब तो दुनिया की तारीख कहना चाहिए कि अब दुनिया की तारीख का ये हिस्सा हो गया। और पाकिस्तान के सामने चैलेंज यही है कि ये जो न्यू फाउंड सैलियंस है एज ए पीस मेकर एंड एज ए सिक्योरिटी पार्टनर, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का अगला टेस्ट ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ किस तरह उसको यूज़ करते हैं इन दो नई स्ट्रेंथ। जिस तरह ईरान को मैंने कहा कि उसको दो नई स्ट्रेंथ, पाकिस्तान को भी एज ए पीस मेकर एंड सिक्योरिटी पार्टनर नई ताकत और तकवीत मिली है, उसका फ़ायदा उठाना चैलेंज है। क्विकली आज़ाद साहब, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम जो एक्सपेट पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए कितना अहम है, आपने नुक्ता खुद ही उठाया था। ये मौका, ये वाक़या, ये पाकिस्तान की अहमियत, ये कितनी अहम है, ज़रा वो शेयर कीजिएगा मज़ीद। देखिए, इसका हमारे मोराल पे तो बहुत अच्छा असर पड़ा ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक्सपैट पाकिस्तानियों में, जैसे कि एक थोड़ी सी पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी, कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसमें भी हमने बहुत चेंज देखा है। अब हम देखते हैं कि हमारे काउंसलेट्स में जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी से जाना शुरू कर दिया है। प्रो पाकिस्तानी एक जो ख्यालात हैं लोगों के दिलों में, जो उनके फीलिंग्स हैं, वो ज़्यादा अब खुल के सामने आने लग पड़ी हैं। दोबारा से वही हम कह सकते हैं कि हम वही पाकिस्तानियत फील कर रहे हैं इस इवेंट के बाद, स्पेशली मोर कि पाकिस्तान में सब बुरा नहीं है और पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा है और पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। दैट्स अ वंडरफुल सेंटिमेंट टू शेयर। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। साथ के जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो इसी एहसन तरीके से उनको निपटाया जाएगा जिस तरीके से अभी तक निपटे हैं, और हतमी डील साइन होगी पाकिस्तान होस्ट करते हुए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।